Hello friends, in this session we will be discussing the MCQ paper of CA Intermediate Taxation, the paper which was conducted in May 2023. So friends, the paper it's not supposed to be there with the students after the exam, but somehow some of the students do take the photograph of the paper and then it is made available publicly. तो मुझे भी कुछ टेलीग्राम चैनल्स वगैरह के थ्रू, कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू ये पेपर मिला है. So I will be discussing all the questions of this paper, full 30 marks, income tax plus GST in this session. तो friends देखिए, this is the paper, as you know 30 marks का ये compulsory paper रहता है. तो इसमें ये जो first question है, it is the integrated case scenario based question. First question के ऊपर based, there are these 4 questions. Based on the above information, you are required to answer question number 1 to 4. अब मुझे क्या लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहिए, सो दैट हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है. सो जैसे ये जो 1 to 4 है, इट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन ऑन द प्रीवियस पेज. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ रबर. तो फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ रबर एग्रीकल्चरल एंड बिजनेस इनकम पे एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन लगाया जाता है, तो हम लोगों को वो कैलकुलेट करना होगा. तो सबसे पहले हम लोग कंपोजिट इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वो परसेंटेज लगाएंगे, विच आई थिंक इज 65 एंड 35%. तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है. मिस्टर मोहंती, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड 45 years, हैज वेरियस बिजनेस इंटरेस्ट. फर्स्टली एज अ proprietor, he is engaged in the business of processing and sale of centrifuge latex from rubber plants grown by him. During the financial year 22-23, his gross receipts from such business was rupees 24 lakh. तो ग्रॉस रिसीट्स 24 लाख थी. बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड है तो हमको प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सीधा हमको कैलकुलेशंस करना चाहिए. He had incurred expenses which are also allowable as per the normal provisions of the act amounting to 9 lakhs. मतलब ये रेगुलर एक्सपेंसेस है. 24 लाख माइनस 9 लाख ये उसका इनकम हो रहा है. He had also purchased a machinery to be used in this business, the WDV of which as on 1st April 2022 was rupees 3 lakh. 3 lakh की मशीनरी थी ओपनिंग ब्लॉक में. तो इस पे डेप्रिसिएशन का रेट 15% है. मशीनरी पे नॉर्मली रेट 15% ही होता है. एक्सपेंसेस ऑफ 9 लाख, दिस एक्सपेंस डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन. फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन दिए वो कोई और पॉइंट के दिए हैं, इट इज रिलेटेड टू अदर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है. सो व्हाट वी विल हैव टू डू, वेरी सिंपल. फर्स्ट कैलकुलेट द कंपोजिट इनकम. कंपोजिट इनकम का कैलकुलेशन हो जाएगा 24 lakhs टोटल इनकम माइनस 9 lakh एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. मशीनरी का वैल्यू है 3 lakh. 3 lakh का 15% होता है. 3 lakh इंटू 15% इज इक्वल टू 45,000. तो दिस इज द कंपोजिट इनकम. फिर इस पे हमको रेशियो लगाना होगा. सो इट अमाउंट्स टू 14,55,000, राइट. 14,55,000. अब इस पे हम लोग रेशियो लगाएंगे. हम लोग हर चीज़ को क्विकली हमारे नोट से रेफर करते जाएंगे और कंफर्म करके फिर आंसर्स फाइनलाइज करते जाएंगे कि किस चीज़ का क्या आंसर है. तो जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में कंपोजिट इनकम का कॉन्सेप्ट कवर्ड है, वहाँ पर रेशियो हमको दिया है 65 एंड 35. रूल नंबर 7A कि रबर में 65% एग्रीकल्चरल मानते हैं इनकम और 35% बिजनेस इनकम मानते हैं. सिंपल. तो अगर हम लोग देखें, सो 14,55,000 का 65%, 14,55,000 का 65% मतलब 9,45,750 एग्रीकल्चरल इनकम है एंड रिमेनिंग 35% बिजनेस इनकम है. तो जो आंसर ये स्टूडेंट ने मार्क किया है ये करेक्ट है. सी, These are not answers marked by me. तो जो आंसर्स इस स्क्रीन पे आपको मार्क्ड पहले से दिख रहे हैं, हो सकता है वो गलत भी हो सकते हैं. ठीक है. सो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड देन वी विल अराइव एट द फाइनल आंसर. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन 2 अगेन बेस्ड ऑन द सेम paragraph. What will be the WDV of the plant used in the growing of rubber as on 31st March 2023? उसका WDV क्या रहेगा? तो देखिए, आपको डेप्रिसिएशन तो पूरा अलाउ हो गया है ऐसा मानना पड़ता है 45,000 एंड नॉट एनी प्रोपोर्शन ऑफ दैट. और हमारे पास में जो प्लांट था वो कितने रुपए का था? 3 लाख रुपीस का था. तो क्लोजिंग WDV विल बी वेरी सिंपल, 3 लाख माइनस 45,000. तो इट विल बी इक्वल टू 3 लाख माइनस 45,000. आंसर इज ऑप्शन ए अगेन.
तो ये 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज के। ये जो 4 क्वेश्चन है चारों 2-2 मार्क के हैं, सो दिस इज गुड। 8 मार्क्स तो आपको इसमें आराम से मिल जाएंगे। चलिए अभी 2 क्वेश्चंस तो हो गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिडक्शन अलाउेबल ऑन अकाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर्स। तो अब ये पार्टनरशिप फर्म से संबंधित। सो एक्चुअली इफ आई एनालाइज दिस, देखिए ये जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है इसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। जो सेकंड पैराग्राफ दिया है इसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 3, एंड जो थर्ड पैराग्राफ दिया है इसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 4। तो एज सच कुछ इंटीग्रेट नहीं हुआ है, दीज आर सेपरेट पैराग्राफ, सेपरेट इंफॉर्मेशन, एंड ऑन दैट सेपरेट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। फाइन। तो आपको अलाउेबल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। तो मिस्टर मोहंती इज ऑल्सो वर्किंग पार्टनर इन अ फर्म, मिसेस एबीसी एंड सन्स। Firm has paid a sum of 9,65,000 as remuneration to its working partners, including Mr. Mohanty, for financial year 22-23, which is in accordance with the partnership deed. But as per section 40B, हम लोगों को remuneration में एक लिमिट लगाया जाता है, एक लिमिट तक की अलाउड रहता है। Book profit of Messrs. ABC and Sons as computed under section 40B of the Income Tax Act was rupees 10 lakh. So in this case, what we have to do is बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख रहता है। 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट का 90% अलाउड रहता है रेम्यूनरेशन, एंड उसके ऊपर का जो बुक प्रॉफिट रहता है, जैसे यहाँ पर 10 लाख है तो 3 लाख के ऊपर 7 लाख है, उसका 60% अलाउड रहता है। सो द आंसर शुड बी 3 लाख इंटू 90% प्लस 7 लाख इंटू 60%। 3 लाख इंटू 90% प्लस 7 लाख इंटू 60%। मैं आपको उसकी समरी भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रही है। If the book profit is more than 3 lakhs, the limit will be 2.7 lakh, which is 90% of 3 lakh plus 60% of excess. So the answer in this case will be 10 lakh, 10 lakh में तो 3 lakh into 90% plus 7 lakh into 60%. So answer in this case will be rupees 6,90,000. ये भी स्टूडेंट ने सही मार्क किया है। 270 plus 420 690. रेम्यूनरेशन एक्चुअली पेड तो ज्यादा था, तो दिस विल बी लिमिटेड। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड केस स्टडी, कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो लेट अस सी द डेटा। मिस्टर मोहंती हैज आल्सो मेड सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ही एक्वायर्ड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ फ्लावर लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, ऑन 1 Jan 2016 एट 74 रुपीज पर शेयर। तो कॉस्ट पर शेयर है रुपीज 74। He sold these shares during financial year 22-23 at 84. तो sale value है 84. But the shares have been acquired before 31st Jan 2018, which is the cut-off date, जिसके बाद ये listed equity shares पे LTCG लगने लगा था। Trading price of these shares on 31st Jan 18 quoted on the recognized stock exchange was as under: highest trading price 80, lowest trading price 76, and average is 78. तो इसमें हम लोगों को लेना होता है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st Jan 2018. वी हैव टू गो विद द फेयर मार्केट वैल्यू एंड विच शुड बी द हाईएस्ट वैल्यू, ओके, एज ऑन द 31st January डेट। तो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस जो रहता है उस दिन का वो लिया जाता है, तो इट शुड बी टेकन एज 80। तो अब ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है। दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन कैपिटल गेन्स चैप्टर, how to calculate that fair market value, so for the purpose of valuation। ये देखिए मैं आपको फटाफट उसका प्रोविजन भी बताते जाता हूँ। स्पेशल केसेस में मिल जाएगा हमको इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। यस, देखिए, इन केस वेयर द कैपिटल एसेट इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इफ देयर इज ट्रेडिंग ऑन 31st January, देन द हाईएस्ट प्राइस, द कीवर्ड हियर इज द हाईएस्ट प्राइस, इज टू बी टेकन एज द फेयर मार्केट वैल्यू। सो ये जो बाकी की जो 2 वैल्यूज दिए हमको, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। अब हमको इसका क्या यूज करना होता है, तो फॉर द पर्पस ऑफ सच केस इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। we deem the cost to be equal to fair market value if, सबसे पहले हम लोग करते सेल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू whichever is lower। इसमें जो कॉस्ट का डिमिफिकेशन रहता है, देखिए यहाँ पर लिखा है लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू
एंड कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 80 है, कंसिडरेशन कितना है 84 है, विच एवर इज लोअर 80 will be compared with the actual cost which was 74 थी, actual cost was 74, तो 74 and 80 whichever is higher among the two, इसको हम लोग कॉस्ट मान लेते हैं, 80 रुपीज को कॉस्ट मान लेते हैं. सो एक्चुअल जो आपको गेन हुआ वो हुआ 84 माइनस 80, दैट इज 4 रुपीज पर शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा बिकॉज इट इज अ केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, तो therefore it will be 4 rupees per share into 100 equity shares. So answer should be option D, long term capital gain of rupees 400. So ये student ने जो answers mark किए अभी तक तो पूरे correct हैं. Alright, so these are the 4 questions, okay, जिसमें हम लोगों ने case study based questions को solve किया, 2 marks के 4 questions. अब separate questions आए हैं, ये भी आप देख सकते हो 2 marks के each हैं, 2 + 2 अप टिल क्वेश्चन नंबर 8 और 4 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं. इसका मतलब टोटल 16 मार्क्स तो 2 मार्क के क्वेश्चंस में कवर हो रहा है. दैट्स अ गुड थिंग. नाउ इग्नोरिंग द प्रोविजन ऑफ 115 BSc, जब कोई बड़ा क्वेश्चन रहता है तो आई जनरली रीड व्हाट इज गिवन एट द एंड, मतलब व्हाट इज दैट दे हैव आस्क्ड. द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गोपाल फॉर 22-23 वुड बी, तो आपको दिया है डेटा, देखिए सैलरी इनकम 3,50,000, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2,10,000. अब इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम कितना अलाउ होता है, मैक्सिमम 2 लाख अलाउ होता है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है. एंड इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम एज वेल, बट ओनली अप टू रुपीज 2 लाख. तो ये 2 लाख ये यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा सैलरी में से, तो ये सैलरी इनकम बचेगी 1,50,000. लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD 1,25,000, this is loss. Income from specified business not eligible for deduction under 35AD 60,000, but specified business है तो we can set off this loss against this income, it is allowed. तो ultimately 65,000 का लॉस और बच जाएगा जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा. 65,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा because it can be set off only against gains or incomes from specified businesses. So यहाँ से कुछ टोटल इनकम में नहीं आ रहे हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 25,000. दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन नॉट सेट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये एज इट इज हमको लेना होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अब टोटल इनकम निकालना है, सो इट इज सिंपल, एंड आपको लिखा है दीज इनकम्स आर कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब सैलरी इनकम में से दोबारा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना है. सो सैलरी इनकम आफ्टर सेटिंग ऑफ the 2 lakh rupees housing loan interest, it will be rupees 1,50,000. Add to that short term capital gain 1,50,000, क्योंकि ये तो आपस में सेट ऑफ हो गया है. So the answer should be rupees 3 lakh. The answer should be 1.5 lakh plus 1.5 lakh, total income rupees 3 lakh. Losses to be carried forward रहेंगे, ये 65,000 and ये 25,000. और हाउस प्रॉपर्टी में रिमेनिंग 10,000 के इंटरेस्ट का यहाँ कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, इट विल नॉट बी एलिजिबल हियर, ओके, तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा. दैट्स इट. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा ए. देन क्वेश्चन नंबर 6 आपको अगेन पूछा क्या है, व्हाट शैल बी द टैक्स पेबल बाय मिस्टर नील ऑन सच एडिशन. टैक्स पेबल बाय मिस्टर नील. मिस्टर नील is a resident individual aged 65 years, senior citizen, declared a gross total income of only rupees 1,55,000 in his return of income and paid 0 tax. Assessing officer made an addition of rupees 8,50,000 as deemed income as per section 69 on account of unexplained investments. तो अभी unexplained investments पे जो tax लगता है, it is 60% tax plus 15% of plus 25% of 60%, मतलब 15% हो जाता है सरचार्ज, प्लस 75 आ गया, 75 का 4% मतलब कि 3% विच इज सेस, तो इफेक्टिव टैक्स रेट कम्स आउट टू बी 78%. तो इस पे प्लेनली डायरेक्टली 78% से टैक्स लग जाएगा, एंड इसमें से कोई डिडक्शंस भी अदरवाइज अलाउड नहीं रहते हैं. सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट 8,50,000 into 78%. सो द आंसर विल बी 6,63,000. तो अगेन ये जो स्टूडेंट ने आंसर्स मार्क किए ये यहाँ तक तो परफेक्ट है, इट इज करेक्ट. 8,50,000 into 78%. नेक्स्ट आपको दिया है
Nilima, a resident individual aged 45 years, won a cash prize of rupees 3,50,000 in lottery. What shall be the amount of tax payable by her under the normal provisions of the Act for the assessment year 23-24, assuming she does not have any other income or investment? तो ये तो fairly straightforward question है, only lottery winnings है. तो ऐसे केस में we should know that no deductions are available, neither you can use the basic exemption limit against the lottery income. So directly 30% लग जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा 30% प्लस 4% सेस. तो इट विल बी सिंपल, 3,50,000 इंटू 30% होता है 1,05,000 प्लस 4%, तो 1,09,200. दिस शुड बी द आंसर. मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट ने मार्क किया ऑप्शन बी वो गलत है. 3,50,000 इंटू 30%, ये जो भी आ रहा है फिगर उसमें प्लस 4% कर दीजिए तो ये आपको आंसर आ जाता है. ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय हर. आई एम अज्यूमिंग दैट नो अमाउंट ऑफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एज TDS. ओके, यहाँ पर TDS के रूप में कुछ कटा हुआ नहीं है. दिस द फाइनल प्राइस. और ये ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं मुझे नहीं समझ रहा है. 96,200 divided by 1.04, 92,500 divided by 0.3, 92,500. ओके, सो ये 92,500 प्लस 4% है, लेकिन 92,500 कैसे आएगा ये नहीं समझ आ रहा है. 92,500 एज अ परसेंटेज ऑफ 3,50,000 नहीं. तो द करेक्ट आंसर इज दिस ओनली, 1,09,200. नेक्स्ट, अगेन 2 मार्क क्वेश्चन. आपको पूछा है मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा. फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 द टोटल इनकम कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ मिस्टर स्वामी aged 55 years is 50,90,000, which comprises of salary income, income from house property and bank interest. He has not opted for the provision of section 115BAC. Amount of marginal relief would be how much? तो सिंपल फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ओल्ड स्कीम के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और मार्जिनल रिलीफ कितना लगता है वो कैलकुलेट करना है. सो देखिए, टोटल इनकम इज इक्वल टू 50,90,000. टोटल इनकम इज इक्वल टू 50,90,000. सो टैक्स ऑन सच इनकम आपको पता है 10 लाख तक के टैक्स हो जाता है. टैक्स ऑन इनकम अप टू 10 लाख इट इज 1,12,500. फर्स्ट 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% एंड नेक्स्ट 5 लाख पे 20%. और टैक्स ऑन बैलेंस 40,90,000 एट द रेट ऑफ 30%. 40,90,000 का 30% होता है 12,27,000. तो ये टैक्स हो रहा है हमारा बिफोर सरचार्ज. तो टोटल हो जाता है 1227 प्लस 1,12,500. तो टोटल टैक्स हो रहा है 13,39,500. इसमें ऐड करेंगे हम लोग सरचार्ज, क्योंकि इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, एट द रेट ऑफ 10% इंटू 10% इसको ऐड कर देंगे 1,33,950 सरचार्ज. तो टोटल हो गया 14,73,450. This is the tax including surcharge, tax plus surcharge. And on the other hand, if we compare it with what? If we compare it with total income of rupees 50 lakh, जिसके बाद सरचार्ज लगना शुरू हुआ, तो उसमें जो टैक्स आएगा कैसा आएगा? टैक्स 0 to 10 लाख में टैक्स आएगा 1,12,500. ऑन बैलेंस 40 लाख एट द रेट ऑफ 30% टैक्स आएगा 12 लाख. तो टोटल टैक्स ऑन 50 लाख रुपीज इनकम इज रुपीज 13,12,500. इस लेवल पर तो सरचार्ज लगता नहीं है. तो वी शुड कंपेयर दीज टू. वी शुड कंपेयर इंक्रीज इन टैक्स एंड इंक्रीज इन इनकम. उससे हमको मार्जिनल रिलीफ का आइडिया मिलेगा. आप देखिए, इंक्रीज इन इनकम इज रुपीज 90,000. इनकम कितने से बड़ी है? इनकम 90,000 से बड़ी है. Whereas increase in tax, टैक्स का डिफरेंस आप देख सकते हो 1473,450 माइनस 13,12,500. टैक्स ज़्यादा से बढ़ गया है. टैक्स बढ़ गया है 16950 से. सो देयरफॉर देयर विल बी अ केस फॉर मार्जिनल रिलीफ. इंक्रीमेंटल टैक्स माइनस इंक्रीमेंटल इनकम 16950 माइनस 90,000. तो ये आंसर आ गया
rupees 70,950. You should go with this option, rupees 70,950. Option C. This is the correct answer for this. Student ने भी वही मार्क करके रखा है. So then we'll move ahead. अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए. अब 1 मार्क के इनकम टैक्स में बस और 2 ही क्वेश्चन है, दैट्स इट. तो इनकम टैक्स के 16 मार्क्स का पेपर हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी. मिस्टर राज, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंगेज्ड इन, अगेन लास्ट का पढ़ लेते क्या पूछा है. व्हाट इज द टाइम लिमिट बाय विच द एओ कैन इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 201(1) डीमिंग मिस्टर राज टू बी असेसी इन डिफॉल्ट. असेसी इन डिफॉल्ट की नोटिस कब तक इशू कर सकता है. तो ये देखिए, ये सेक्शन 201 टीडीएस से संबंधित सेक्शन है. तो टीडीएस चैप्टर में हमको इसके बारे में मिल जाएगा. मिस्टर राज deducted TDS under section 194J, okay, on payment made by him to Mr. Saurabh for providing professional services, deducted TDS amounting to 67,000 on 1st May 2022, but failed to deposit the TDS to the account of central government. Assessing officer came to notice such omission and wants to deem Mr. Raj as assessee in default. तो उसका टाइम लिमिट क्या है ये पूछ रहे हैं. 31 मार्च 2030 है या 2025 है, 2027 है, या कोई टाइम लिमिट नहीं है. तो टीडीएस चैप्टर में हम लोग इसकी थियरी में देख लेते हैं कि टाइम लिमिट कितना रहता है. ये देखिए, ये टीडीएस चैप्टर है और इसमें स्टार्टिंग में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट टैक्स में यहाँ लिखा है. ये देखिए, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस डज नॉट डिडक्ट और आफ्टर डिडक्शन फेल्स टू पे एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, देन ही इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट. तो ये ऑर्डर कब तक करेंगे, इसकी टाइम लिमिट यहाँ पर दी है. नो सच ऑर्डर शैल बी मेड in default for failure to deduct the tax at any time after the expiry of, देखिए, डिडक्ट नहीं किया या तो फिर डिडक्ट करके पे नहीं किया, तो कब तक के 7 years from the end of the financial year in which the payment is made or credit is given. तो ये ऑर्डर आप 7 years के बाद में नहीं कर सकते हैं. लेकिन यहां पर ये केस डिडक्शन के फेलियर वाला नहीं है. उसने टैक्स डिडक्ट तो किया है, लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, ऐसा लिखा है. टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड. इफ इट इज अ फेलियर टू डिडक्ट तो टाइम लिमिट है कि 7 years के अंदर आपको करना पड़ेगा. 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड और क्रेडिट इज गिवन. तो ये जो वर्डिंग्स लिखी है, नो सच ऑर्डर शैल बी मेड इन डिफॉल्ट फॉर फेलियर टू डिडक्ट द टैक्स. व्हाट इट मीन्स इज कि इफ इट इज अ फेलियर टू डिपॉजिट द टैक्स, देन देयर इज नो सच टाइम लिमिट. Then in that case the answer should be option D. There is no time limit for issue of such notice. ठीक है, there should be no such time limit for issue of such notice in that case. ठीक है, मैं एक बार इसके एग्जैक्ट प्रोविजन भी सर्च कर लेता हूँ सेक्शन 201(1) के. ठीक है, सेक्शन 201(1), सेक्शन 201(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कि टाइम लिमिट क्या है इसमें. तो हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है कि बिकॉज इट इज गिवन दैट फेलियर टू डिडक्ट किया तो ऑर्डर में टाइम लिमिट है, अदरवाइज डिपॉजिट में अगर उसने डिले किया तो फिर टाइम लिमिट नहीं है. assessee in default. ये देखिए, ये मुझे वर्डिंग्स मिल रही है यहाँ पर. No order shall be made under subsection 1 deeming a person to be an assessee in default for failure to deduct the whole or any part of the tax
from a person resident in India at any time after the expiry of 7 years from the end of the financial year in which the payment is made or credit is given. तो ये सिर्फ फेलियर के लिए है, ये जो वर्डिंग्स हैं, फेलियर टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स. फेलियर टू डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी है इन रिस्पेक्ट ऑफ फेलियर टू डिपॉजिट. सो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देयर शुड बी नो टाइम लिमिट. ओके, इट इज गिवन इन द प्रोविजो. यहाँ पर आपको कंडीशंस वगैरह लिखे तो उसमें कवर हो जाता है. सो देयर शुड बी नो टाइम लिमिट इन सच केसेस. ऑल राइट, नेक्स्ट, मिस्टर रिचर्ड, a non-resident Indian, borrowed a sum of rupees 4 lakh from Mr. David, another non-resident, and invested the same in the shares of an Indian company. During the financial year 22-23, he paid rupees 44,000 to Mr. David as interest on loan and received rupees 50,000 as dividend from the Indian company, whose shares he had invested in. तो अब which of the following statement is correct? Basically, आपको पूछ रहे कि मिस्टर रिचर्ड को तो कौन सी इनकम होने वाली है? डिविडेंड इनकम. और मिस्टर डेविड को इंटरेस्ट इनकम. तो कौन सी इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, नहीं हुई है? तो ऐसे 4 ऑप्शंस उन्होंने बनाए हैं. तो देखिए आप, यहाँ पर इट्स अ केस ऑफ नॉन रेसिडेंट बोरोइंग मनी फ्रॉम अनदर नॉन रेसिडेंट एंड इन्वेस्टिंग इन इंडियन शेयर्स. तो एक बात तो क्लियर है कि जो 50,000 डिविडेंड मिल रहे हैं इंडियन शेयर्स से, ये तो इंडियन इनकम है. इट्स एन इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, बिकॉज ये तो क्लियरली आपको डीमिफिकेशन में दिया हुआ है. There are certain sets of income which are deemed to accrue in India. तो ये उसमें covered है. अब अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पर आपको incomes deemed to accrue in India की लिस्ट दी है. तो dividend paid by Indian company outside India is deemed to accrue. तो as far as the 50,000 dividend is concerned, ये तो पक्का इंडिया में accrue हुई है. Now we will talk about the interest income. ये देखिए, इसके लिए मैंने क्लास में आप लोगों को ये चार्ट बताया था कि अगर एक बोरोअर है और एक लेंडर है एंड नॉन रेसिडेंट बोरोअर ने लेंडर को इंटरेस्ट दिया है, तो द इनकम विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया अनलेस इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया. यहाँ अदर सोर्सेज वर्ड नहीं लिखा था. सो इन दैट केस, बिकॉज द नॉन रेसिडेंट हैज नॉट अप्लाइड द मनी फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, तो द इनकम ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया. सो द करेक्ट आंसर विल बी इंटरेस्ट विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया in the hands of David, but dividend will be deemed to accrue in India in the hands of Mr. Richard. तो correct answer will be option number B here. ये इसका आंसर है. तो 18 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. Now we come to the second part of MCQs, which is based on GST. तो GST में how many questions are there? There are only you can see अच्छा many questions of 1 mark. 1 2 3 4 questions of 1 mark and 4 questions of 2 marks. तो 4 into 2 8 and plus 4 12 मार्क्स का ऐसे जीएसटी का पेपर है. एंड यू नो दैट ऑल दिस इज कंपलसरी. तो अगेन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अप टू विच मिस्टर अजय कैन रिटेन कंपोजिशन स्कीम. तो ये तो बड़ा सिंपल सा डेटा दिया होगा. फिर कंपोजिशन स्कीम कौन सी वैल्यू तक के कंपोजिशन स्कीम के लिए वो एलिजिबल रहेगा? तो आपको लिखा है रजिस्टर्ड डीलर ऑफ कर्नाटका. नाउ यू नो दैट कर्नाटका के रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम का लगता है, इज डीलिंग इन टैक्सेबल गुड्स एंड ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम. इसका मतलब ही इज ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) वेयर द थ्रेशोल्ड इज रुपीज 150 lakhs. Okay, and in the case of some smaller states the threshold was reduced to 75 lakhs. मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड. तो यहाँ पर तो कर्नाटका में कितना रहेगा कंपोजिशन स्कीम का? इट विल बी रुपीज थ्रेशोल्ड विल बी रुपीज 150 लाख. बट यहाँ पर आपको पूछा है सर्विसेज कितना सप्लाई कर सकता है. तो ये सेक्शन 10(1) 10(2) में ये भी लिखा था कि सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड बट ओनली अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज रुपीज 110 लाख. इन द करंट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर कैन बी 130 lakhs. तो करंट फाइनेंशियल ईयर का परसेंटेज नहीं लगाते, पिछले फाइनेंशियल ईयर का 10% और रुपीज 5 लाख विच एवर इज हायर, इतना अलाउड रहता है. So the thing is, the answer will be he can supply services up to rupees 11 lakh, which is 10% of rupees 110 lakh turnover of the preceding financial year. I hope ये आप लोगों ने perfect ही किया होगा जिनका एग्जाम था. एंड जो नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, they should understand that questions are not very difficult this time.
ओके, दिस क्वेश्चंस आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनकम टैक्स में तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही थी खास, और जीएसटी जो है इसमें भी सीधी सीधी ही चीजें पूछ रहे हैं। कुछ कुछ रहेंगे ऑब्वियसली, सीए एग्जाम है, देयर मे बी सम थिंग्स व्हिच यू फॉरगेट एट द एग्जाम टाइम। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर ट्रांजैक्शन विद मिस्टर सुनील कुमार। तो देखते हैं, हिज एक्चुअल टर्नओवर अप टू जून 22 वाज 45 lakhs। नाउ फ्रॉम जुलाई 22 onwards he also wants to start providing services along with goods, but don't want to opt out of composition scheme, so he can continue with that in the composition scheme. During the month of June 22 he has received one taxable service covered under reverse charge from a registered dealer, Mr. Sunil Kumar. Sunil Kumar एक registered dealer है in the course of intrastate, but failed to issue any document to Mr. Sunil Kumar. तो इन्होंने रिसीव किया है, गुड्स रिसीव किया है, गुड्स नहीं सर्विस रिसीव किया है रजिस्टर्ड डीलर से। तो ऐसे केस में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज इन द केस ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई जो होता है, ये देखिए टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज इट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, डेट ऑफ डेबिट इन द रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो अगर आप देखो तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, इनवॉइस रेज बाय सुनील कुमार का ये डेट है, इसमें प्लस 61 कर दो तो इट विल गो इनटू सितंबर, है ना। ये डेट तो 61 ऐड करने के बाद में सितंबर में चले जाएगी, तो ये डेट तो बहुत आगे की हो गई। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पर नहीं देखते टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, हम लोग सितंबर वाली जो डेट है उसको कंपेयर करेंगे, पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अजय एंड पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट। इन तीन में से विच एवर इज अर्लीस्ट, तो अर्लीस्ट डेट इज दिस 7th of August। मिस्टर सुनील कुमार की बुक्स का डेट नहीं देखेंगे बिकॉज इट इज अ केस वेयर रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, सो द करेक्ट आंसर विल बी 7th August। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी 7th of August, टाइम ऑफ सप्लाई। देन which document should be mandatorily issued by Mr. Ajay in relation to his transaction with Mr. Sunil Kumar as per the GST laws? Mr. Ajay ने कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना चाहिए, तो मिस्टर अजय तो यहाँ पर रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई है, एंड मिस्टर सुनील कुमार ने तो उनको टैक्स इनवॉइस इशू किया ही है। तो मिस्टर अजय इज ही मेकिंग एन एडवांस पेमेंट? यस, ही इज मेकिंग द पेमेंट, इन्होंने इनवॉइस इशू किया है। मिस्टर अजय अगर एडवांस पेमेंट करते हैं तो उनको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर अजय इज नॉट मेकिंग एन एडवांस पेमेंट, तो स्टिल ही विल हैव टू इशू अ पेमेंट वाउचर। अगर आप लोग देखेंगे जीएसटी के चैप्टर नंबर H टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में, तो उसमें मिल जाएगा प्रोविजन रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। सी अगर जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं रहता था तो फिर ही वुड हैव टू इशू टैक्स इनवॉइस। देखिए, टैक्स पेबल अंडर RCM, रिसीट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर रहता था तो फिर इशू जो रेसिपिएंट है उसको इशू करना पड़ता था टैक्स इनवॉइस। बट अब ये केस में तो सप्लायर रजिस्टर्ड है, तो टैक्स इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो तो मिस्टर सुनील कुमार इनको इशू कर देंगे। टैक्स पेबल अंडर RCM, तो इसमें इशू करना पड़ेगा पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, इवन इफ इट इज नॉट एडवांस पेमेंट। So the correct answer is he will have to mandatorily issue payment voucher, okay? क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट पे भी डिपेंडेंट होता है, तो पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। हो गया, ये जो आपके इंटीग्रेटेड केस स्टडी थी उसके ऊपर बेस्ड ये तीन ही क्वेश्चंस थे 11 से 13, दैट वाज नॉट सो डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस। तो tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist in the month of October 22 as follows: 2 days in India, 3 nights in China. Consideration excluding GST for the entire tour is 1,20,000. Calculate the amount of exempted supply under GST law if any. Assume all other conditions are fulfilled. तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसके लिए इस साल एक अमेंडमेंट आया है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो exempted supply will be equal to प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं कि चाइना में कितना हो रहा है 72,000, चाइना के लिए वैल्यू हो रही है 72,000, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई।
तो ये एग्जेम्पशन चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ा है और इसको चार्ट भी इसका हम लोग ने क्लास में बनाया था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर डी, इसमें हम लोगों को क्या देखना है, टूर ऑपरेटर सर्विस। ये देखिए, सो द एग्जेम्प्टेड वैल्यू ऑफ एग्जेम्पशन इज पैकेज वैल्यू into number of days of foreign travel upon total number of days or 50% of the total value whichever is less। तो exemption इस तरीके से मिलेगा। तो here it will be limited to 50% because अगर आप 1,20,000 into 3/5 करोगे तो ये 50% से ज़्यादा आ रहा है 72,000। It will be compared with 50% of package value whichever is less। So the exempted value will be ₹60,000 and the taxable value will also be ₹60,000 in this case। So purely based on assumption on the amendment। अब 4 क्वेश्चन से ये एक मार्क के। This is a very straightforward question। Every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting। तो इसका आंसर रहेगा 3/4। ओके, अब वेटेड वोट्स में, अब बाकी का डिटेल्स आप लोगों को मे भी पता होगा। वेटेड वोट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 का वेटेज रहता है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को 2/3 का वेटेज रहता है। ऐसा वेटेड वोट्स का वेटेज रहता है। सो 3/4 इज द आंसर। ये हमारे जीएसटी के पहले ही चैप्टर में ये बात कवर्ड थी, पहले चैप्टर के 2nd पेज पे लिखा हुआ है, 3rd पेज पे, अबाउट जीएसटी काउंसिल नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। तो उसके ऊपर बेस्ड उन लोगों ने पूछ लिया। देन invoice shall be prepared in dash in case of taxable supply of service and in dash in case of supply of goods। तो ये टैक्स इनवॉइस चैप्टर से संबंधित है। सर्विस में क्योंकि ट्रांसपोर्टर को इनवॉइस नहीं देना है तो यू कैन प्रिपेयर ओनली 2 कॉपीज, लेकिन गुड्स के केस में 3 कॉपीज आर रिक्वायर्ड। तो देखिए, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ टैक्स इनवॉइस, सर्विस के केस में डुप्लीकेट एंड गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट। तो इतने से ही बात पे उन लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया है। डुप्लीकेट फॉर सर्विस एंड ट्रिप्लीकेट फॉर गुड्स, इट इज करेक्ट। 3rd copy is for the transporter। Then Mr. Mohan, a registered taxable person, pays ₹23,600 for the purchase of capital goods worth ₹20,000। पूछा क्या है? Accountant thinks of the following entries, which of the 2 treatments are correct। तो ये बड़ा सिंपल है। 23,600 के गुड्स खरीदा, 20,000 प्लस जीएसटी। कैपिटल गुड्स आर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। Mr. Mohan is a proprietor of a manufacturing firm, is entitled to take depreciation on the above capital goods। Accountant सोचता है कि इसमें से क्या करेक्ट है। तो see, it's very simple, either you can take credit of the GST portion or you can take depreciation on that, you cannot do both। तो capitalizes goods at 20,000 and claims depreciation on 20,000, correct। For GST he can claim credit of 36,000। so this is a correct treatment, बिल्कुल सही है, 1 करेक्ट है। कैपिटलाइजेस गुड्स एट 20,000 एंड क्लेम्स डेप्रिसिएशन एंड क्रेडिट नहीं ले रहा है, ये ट्रीटमेंट गलत है। क्रेडिट ले सकता है ऐसे केस में। कैपिटलाइजेस गुड्स एट 23,600 एंड क्लेम्स डेप्रिसिएशन एंड फॉर जीएसटी अमाउंट ही कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 2,952। ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। 82% ऑफ 3,600, ऐसा कुछ नहीं। कैपिटलाइजेस गुड्स एट 23,600 एंड क्लेम्स डेप्रिसिएशन ऑन द सेम, फिर वो जीएसटी में क्रेडिट नहीं ले सकता है, करेक्ट। क्योंकि अगर उसने पूरे जीएसटी पोर्शन को कैपिटलाइज कर दिया है जिस पे डिप्रिसिएशन ले रहा है तो उसका क्रेडिट नहीं ले सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 4, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। एंड देन द लास्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव वेयर ई-वे जनरेशन फैसिलिटी विल नॉट बी ब्लॉक्ड फॉर अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर द रेगुलर स्कीम। तो ई-वे फैसिलिटी ब्लॉक हो जाती है कुछ केसेस में, तो कौन से केस में ब्लॉक नहीं होगी ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं when the e-way generation facility is blocked, okay, restriction कब कब आ जाता है। तो ये केसेस में से जो एक्सेप्शन में आ जाएगा वो, where is registration has been suspended under the CGST rules। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है तो वो नहीं कर सकता है। where he has not furnished GSTR1 for any of the 2 months or quarters। GSTR1 is statement of outward supplies, ये देखिए यहाँ पर लिख के रखा है हमने क्लास में। so for 2 months or quarters, this is also one of the conditions। where he has failed to furnish return for 1 tax period or failed to furnish return for 2 consecutive tax period। तो एक कोई स्टूडेंट गैस भी कर रहा है तो उसको ये तो समझ गया कि इन दोनों में से एक आंसर है। तो ई-वे फैसिलिटी 1 टैक्स पीरियड में ब्लॉक नहीं होगी, 1 रिटर्न नहीं भरा तो ब्लॉक नहीं होगी, 2 रिटर्न्स नहीं भरे तो ब्लॉक होती है। बिकॉज लिखा है ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर 2 टैक्स पीरियड्स, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। सो यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
That's it, question number 18. So these are the 30 marks of MCQ. Now आप लोग बताइए कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं अगर आपने एग्जाम दिया है तो इस 30 में से. And I have also solved the income tax paper and uploaded the same. GST part, descriptive part I will be solving and uploading later on. So all the best friends. आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल जिसमें आपको ये पूरे नोट्स और भी बहुत सारे समरी नोट्स, शॉर्ट नोट्स एटसेट्रा आपको मिल जाएंगे. So thank you friends for this session.